Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एंड वेलकम टू वन मोर जीके वीडियो। आज के वीकली वीडियो में हम जीके फॉर अप्रैल वीक 2 डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल टेम्पलेट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्विकली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा जो अप्रैल वीक 2 में आए थे। क्लैट के लिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और इन टॉपिक्स पे जैसे क्लैट का पैटर्न है, रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट करूंगा एंड होपफुली आपको ये क्लैट की प्रिपरेशन में यूजफुल होंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। वेल, एज यूजुअल यहाँ पे 16 टॉपिक्स लिस्टेड है। मद्रास का हाईकोर्ट जो है 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम पे उन्होंने रूलिंग दिया है। मिलिट्री ड्रिल्स चाइना ने ताइवान के स्ट्रेट पे किए हैं। ऑयल प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द वर्ल्ड में तो आउटपुट कम किया है, इंक्लूडिंग रशिया। इंडिया का प्रोटेक्शनिस्ट एविएशन पॉलिसी, इस पे आईआईटीए का रिमार्क। इंडिया ने लैंग्वेज गैप ब्रिज करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉपुलेशन पे एक नया रिपोर्ट और उसके कुछ इंटरेस्टिंग जो आउटकम्स है लिस्टेड है। एक इंडियन अमेरिकन ने जो है नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट एक प्राइज है स्टैटिस्टिक्स में, वो जीता है। निर्मला सीतारामन जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो वेस्ट वॉशिंगटन विजिट पे है। और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया फाइनली। इसराइल से स्पाईवेयर खरीदने का आरोप है इंडिया पे, इंडियन गवर्नमेंट पे। डेटा प्रोटेक्शन बिल पे कुछ अपडेट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर पे एक छोटा सा आर्टिकल था। स्नकफेस्ट ओवर मिल्क कोऑपरेटिव्स, इस पे कर्नाटका इलेक्शंस में काफी मुठभेड़ हो रही है। कोटा ऑन फॉर दलित कन्वर्ट्स, बेसिकली इस पे भी काफी टाइम से चर्चा चल रही है। 19 साल पुराना ये केस अब फिर से रिविजिट हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया कि भाई स्कूल्स में को यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करने होंगे स्टूडेंट्स को, और कैश देना जो है सही नहीं होगा। डब्बा ट्रेडिंग पे एक डिस्कशन, इंडेलिबल इंक फ्रॉम द मैसूर पेंट फैक्ट्री एंड ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम, जिससे कि क्रिमिनल केसेस पे काम करने वाले गवर्नमेंट लॉयर्स पे एक वॉच रखा जाएगा। राइट, सो दोज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। मद्रास का हाईकोर्ट जो है उन्होंने 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम पे जो गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करी है, उस पे जो है 2016 में इंप्लीमेंट हुआ ये सिस्टम, उस पे उसको अपहोल्ड किया मद्रास हाईकोर्ट ने। पिटिशनर के इसको जो है केस को जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले जो अप्रेजल सिस्टम था, 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम से पहले वो कौन सा प्रोसेस था, और अब जो है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को एम्पैनलमेंट के टाइम पे कितने पॉइंट्स पे रेटिंग्स दिए जाते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम जो है वो कौन करता है, और 2017 में एक मल्टी पार्टी स्टैंडिंग कमिटी बनी थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। तो इसके जो हेड थे वो कौन थे, जिन्होंने इनफैक्ट 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम को ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड सब्जेक्टिव बताया। और फाइनली मद्रास हाईकोर्ट पे जो पिटिशन फाइल किया गया था 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम पे, उसकी मांग क्या थी। राइट, तो इसके आंसर्स देखेंगे। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम से पहले एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, एसीआरस बनते थे। एसीआरस पहले डिटेल्ड बनते थे, उसके बाद उनको न्यूमेरिकल सिस्टम पे लाया गया। इस सिस्टम को अपडेट करके मोदी सरकार ने जो है 2016 में 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम लॉन्च किया है, और इस पे
ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को 1 to 5 के स्केल पे पॉइंट्स दिए जाते हैं, और इसको रेटिंग देने के लिए जो है एक्सटर्नल असेसमेंट की जगह एक पैनल बिठाया गया 5 ब्यूरोक्रेट्स का, जो मतलब डिस्कस करता है विद कॉलीग्स ऑफ द जो भी ऑफिसर है जिसका वो अप्रेजल कर रहे हैं। 2017 की स्टैंडिंग कमिटी, पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमिटी के जो हेड थे वो थे कांग्रेस के आनंद शर्मा, और इलीगल होने का आरोप पिटिशन में किया गया मद्रास हाई कोर्ट में अगेंस्ट द 360 डिग्रीज अप्रेजल सिस्टम, राइट। सो दोज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर जरूर दूंगा आपको कि इस टॉपिक पे और बाकी जितने भी मैं टॉपिक्स कवर करूंगा उस पे एडिशनल रिसर्च करने के लिए आप इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए, साइन अप कीजिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और उस टेस्ट में जो है आंसर की में जो मैंने एडिशनल लिंक्स भी शेयर किए हैं, जिससे कि आप और भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। यहाँ पे 5-5 6 क्वेश्चन ही बनाने का टाइम रहता है मेरे पास, बट ऑब्वियसली मोर डिटेल्स आर अवेलेबल एट दोज लिंक्स, रिसर्च लिंक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मिलिट्री ड्रिल्स चाइना ने किया ताइवान स्ट्रेट पे। बेसिकली दिस वाज लाइक अ वार्निंग गिवन टू ताइवान, बिकॉज ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो जो है यूएस के विजिट पे गई हुई है। इनफैक्ट 3 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस के विजिट पे है वो। तो स्टर्न वार्निंग की तरह चाइना ने जो है एक मिलिट्री ड्रिल किया है। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इस ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन का क्या नाम है? ताइवान की जो प्रेसिडेंट जो भी ट्रैवल कर रही हैं उनका नाम क्या है? यूएस के हाउस स्पीकर जिनसे वो मिलने जा रही हैं उनका नाम क्या है? और कौन सी कंट्री है जिसने ताइवान के साथ जो है डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कर दिया, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ इनफैक्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ये कौन सी कंट्री है? और फाइनली आफ्टर दिस कंट्री हैज विड्रॉन रिकॉग्निशन, कितने कंट्रीज हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं? तो आंसर्स देखेंगे। इस मिलिट्री ऑपरेशन जो चाइना ने लॉन्च किया उसका नाम है यूनाइटेड शार्प स्वॉर्ड। चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो है साइन इंग वेन, और यूएस के हाउस रिप्रेजेंटेटिव, हाउस स्पीकर का नाम है केविन मकार्थी। हॉन्डुरास वो कंट्री है जिसने चाइना को, सॉरी, ताइवान को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया है, विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट। और इसके बाद देयर आर ओनली 13 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ देम जो है छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं जिन्होंने जो ताइवान को एज अ कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। रिमेंबर, यूएस इवन दो मिलिट्री सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है ताइवान को, बट वो सपोर्ट जो है ऑन पेपर नहीं है, ऑन पेपर वो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ऑयल प्रोड्यूसर्स कट आउटपुट। खबर ये है कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और रशिया, उन्होंने जो है ऑयल का आउटपुट कम कर दिया स्टार्टिंग इन मई। और ये जो ऑब्वियसली बात है, इट इमीडिएटली कॉस्ट एन अपटिक इन द प्राइसेस। तो क्वेश्चंस देखते हैं। जो ओपेक है, विच इज द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस अक्रॉस द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कितने कोर मेंबर्स हैं? मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने जो है ऑयल का आउटपुट क्यों कम किया? थोड़ा सा आंसर ऑब्वियस है इसका। 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स जो ऑयल के हैं जिससे कि बाकी सारे प्रोड्यूसर्स जो है क्रूड के ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड पेग होते हैं, जैसे इंडिया भी पेग करता है एक पर्टिकुलर बेंचमार्क के अगेंस्ट, राइट। सो 3 कौन से मेजर बेंचमार्क्स हैं? और एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक फॉर 2021। इसके डेटा के मुताबिक इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन? ये 3 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे। देयर आर 13 कोर मेंबर्स इन ओपेक। इनके नाम आप रिसर्च लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो है प्राइस को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन किया है, कट किया है आउटपुट को। 3 जो इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स हैं क्रूड ऑयल के, वो हैं वेस्टर्न टेक्सास WTI, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट WTI, ब्रेंट ब्लेंड और दुबई क्रूड, राइट। तो ये तीनों मेजर बेंचमार्क्स है जिन पे पेग होते हैं वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइसेस। इंडिया का रैंक on oil imports is as high as 3, right, which means we depend on बाकी nations पे हम डिपेंड करते हैं, ऑयल के इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं इंडिया। इंडिया का ऑयल सप्लाई पे, ऑयल प्रोडक्शन पे रैंक है 21,
और नेचुरल गैस पे इवन वर्स इट्स 36, राइट? एंड दीज आर फिगर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया जो है प्रोटेक्शनिस्ट एविएशन पॉलिसी को फॉलो करता है। ये बात आईएटीए, ग्लोबल एयरलाइंस बॉडी है आईएटीए, उसके जो डायरेक्टर जनरल है विली वॉल्श, उन्होंने ये बात कही। तो इस पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि आईएटीए है क्या, राइट? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? और ये आईएटीए ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एयरलाइंस की एक बॉडी है। ये कितने एयरलाइन कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है अक्रॉस द ग्लोब? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? और कौन सी एयरलाइंस हैं जिन्होंने रिवीजन ऑफ बायलैटरल राइट्स की मांग करी है इंडिया से कि भाई आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जितने आपको मिल रहे हैं लोकेशंस, उतने राइट्स जो है आप हमें नहीं देते हैं, इसका रिवीजन का मांग हुआ है। 2 एयरलाइंस ने डिमांड करा है। ये कौन से 2 एयरलाइंस है? और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की यूनियन मिनिस्टर कौन है? और मिस्टर विली वॉल्श ने जो है एक्सटर्न डेटा प्रेजेंट किया है कि इवन दो India remains one of the biggest sort of market for in domestic aviation. In fact, उसकी रैंक जो है काफी हाई है। वो कौन सी रैंक है? और इतना हाई रैंक रखने के बावजूद इंडिया जो है ग्लोबल एयरलाइन पैसेंजर माइल्स का एक बहुत छोटा परसेंटेज ही, रेवेन्यू का बहुत छोटा परसेंटेज ही कमांड करता है। तो ये दोनों नंबर्स क्या है? तो इसके आंसर्स देखते हैं। आईएटीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और आईएटीए जो है 300 एयरलाइन कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली। आईएटीए का हेडक्वार्टर्स जेनीवा में है, और इनका जो करंट रिस्पॉन्स है दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ एमिरेट्स एंड टर्किश एयरलाइंस, जिन्होंने मांग करी है कि भाई बायलैटरल राइट्स को रिवाइज किया जाए। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मिली वॉल्श के मुताबिक, आईएटीए की जो डायरेक्टर जनरल है उनके मुताबिक, इंडिया is the third biggest market, aviation domestic market in the world. This is the third rank after US holds number 1, China number 2 पे है। और थर्ड मार्केट होने के बावजूद केवल 2% ग्लोबल रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पैसेंजर माइल्स इंडिया कमांड करता है, राइट? सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू पोर्शन ऑफ द ग्लोबल वैल्यू ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया जो है लैंग्वेज गैप को ब्रिज करने के लिए, अपने कल्चरल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के लिए नेबरिंग नेशंस के साथ उन्होंने एक प्लान इनिशिएट किया है, विच मींस पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हम बनाएंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस, और इन एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है हम कल्चरल एक्सचेंज कर पाएंगे। नॉट ओनली विल इट बी विल इट हेल्प विजिटर्स टू इंडिया एंड डिप्लोमेटिक विजिटर्स टू इंडिया, बट हम इंडियन टेक्स्ट को, इंडियन कंटेंट को जो है हम ट्रांसलेट कर पाएंगे दूसरे लैंग्वेजेस में, और उससे हमारा कल्चर जो है स्प्रेड होगा, राइट? सो दैट इज द प्लान। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का, स्पेशल प्रोजेक्ट का जो है नाम क्या है, और इस प्रोजेक्ट को एनविसाज, इस प्रोजेक्ट को जो है इमेजिन और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, कितने लैंग्वेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसपे इंडिया ने जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज किया कि इतने हम लैंग्वेजेस पे भी फोकस करेंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है, एंड फाइनली जो स्पेशल प्रोजेक्ट मेंशन्ड है उसमें जो है हर देश के, हर लैंग्वेज के लिए कितने मेंबर्स को ट्रेन किया करने का टारगेट रखा गया है, राइट? तो आंसर्स देखेंगे। द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज इज द स्पेशल प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली लैंग्वेज ब्रिज इज द जनरल आइडिया कि हम लैंग्वेज के माध्यम से हम ब्रिज करेंगे अपने रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर्स, राइट? सो लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, और ये लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज हैज बीन एनविसाज्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, आईसीसीआर, ने जो है ये प्रोजेक्ट एनविसाज किया है। आईसीसीआर जो है उन्होंने जो है 10 लैंग्वेजेस डिसाइड करे हैं, जिनमें वो अभी ये प्रोजेक्ट, लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज का प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो और एक्सपैंड कर सकते हैं, ये प्लान्स है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है मिस्टर विनय सहस्रबुद्धे, और इस प्लान के अंडर जो है आईसीसीआर इज प्लानिंग टू ट्रेन 5 to 10 इंडिविजुअल्स फॉर ईच लैंग्वेज, और प्लान है कि इन 5 से 10 इंडिविजुअल्स को ना ही ट्रेनिंग जो है इंडिया में भी दे सकते हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आई थिंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और इंडियन फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट है, बट उसके अलावा प्लान ये है कि इनको दूसरे देशों में
भेजा जाएगा ताकि वो लैंग्वेज उन देशों में सीखे और उन देशों के कल्चर को भी वो सोक इन कर पाए, राइट? सो दैट्स द प्लान. मोर डिटेल्स कैन बी फाउंड एट द रिसर्च लिंक्स, तो साइन अप जरूर कीजिए. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. पॉपुलेशन बॉम्ब एक नया स्टडी है विच इज बाय बिनियामो गलेगारी, एसोसिएट प्रोफेसर एट क्रिस्टियानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज इन ऑस्लो. और इन इन इस प्रोफेसर ने जो है दे हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विद अदर मेंबर्स. अर्थ फॉर ऑल प्रोजेक्ट के लीड भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी एट बीआई नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल, राइट? तो इस ग्रुप ने जो है, रिसर्च ग्रुप ने जो है स्टडी किया है ह्यूमन पॉपुलेशन को और ट्राई टू मॉडल किया है कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन फ्यूचर में कैसा ग्रो करेगा और इसके एस्टिमेट्स क्या हम एक्यूरेटली डिराइव कर सकते हैं, लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं. तो इस पे क्वेश्चंस देखेंगे. इग्नोरिंग प्रीवियस मेथोडोलॉजीज व्हिच वर फॉलोड बाय द यूएन विटगेनस्टाइन सेंटर, लैंडसेट जो यूके का इंस्टीट्यूट है, एंड द इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल्स. इस स्टडी ने, इस रिसर्च स्टडी ने जो है बर्थ रेट्स को मॉडल किया है ऑन द बेसिस ऑफ वॉट अप्रोच. और इसका रिजल्ट, इसके फाइंडिंग्स क्या बताते हैं. और इस रिसर्च में दो इन्होंने सिनारियोस कंसिडर किए हैं. एक सिनारियो है टू लिटिल टू लेट और एक सिनारियो है ग्रेटली. तो इन दोनों सिनारियोस में वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है पीक करेगा एक पर्टिकुलर ईयर में. पहले सिनारियो में 8.5 बिलियन के नंबर पे पीक करेगा और दूसरे सिनारियो में 8.6 बिलियन के नंबर पे पीक करेगा. बट कौन से सालों में ये एस्टिमेट किया है, बेस्ड ऑन obviously two different scenarios, two different things that might happen in the future. और ये नंबर जो है यूएन के एस्टिमेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. यूएन का एस्टिमेट जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 में रिलीज किया था इस रिपोर्ट को, और यूएन का एस्टिमेट जो है वो बताता है कि 2080 तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन पीक करेगा. एंड द क्वेश्चन इज कि ये किस लेवल तक, किस नंबर तक पीक करेगा. हाउ इज इट क्लोज टू द दिस मॉडल ऑफ number of 8.5 to 8.6 billion or not. But UN का estimate है कि 2080 में already you can see that काफी सारे differences है. 2080 में peak कर गई है, 2100 तक जो है stabilize उसी number पे हो जाएगा, right? That's the idea. तो basically population peak करके decline करेगी, but methodologies different होने के कारण results थोड़े से different है, right? तो इनके answers देखेंगे हम. इस study ने जो है बर्थ रेट को मॉडल किया है ऑन द बेसिस ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ द जीडीपी पर पर्सन, राइट? तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी काफी रैपिडली ग्रो करेगा, तो द कंट्री इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, और वुमेन का शेयर जो है बढ़ेगा, और इसका रिजल्ट यही रहेगा कि पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करेगा. एज अ कंट्री ग्रोज इट्स जीडीपी, इट्स birth rate will drop, and this is evident as an inverse relationship, a negative correlation between the national income and the fertility rate. So that's इसी लॉजिक पे इन्होंने मॉडल किया है अपने सिनारियोस को. और दो सिनारियोस में, पहले सिनारियो टू लिटिल टू लेट में जो है 8.5 बिलियन का पॉपुलेशन पीक करेगा बाय द ईयर 2050, बट दूसरे सिनारियो में वेयर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अ लिटिल फास्टर, 8.5 बिलियन पे फिर भी पीक कर जाएगा बाय द ईयर 2040 बिफोर इट टेपर्स अवे, स्टेबलाइज करने के पहले. और ये यूएन के स्टडी से बहुत ही ज्यादा अलग है, बिकॉज यूएन का स्टडी बताता है कि पॉपुलेशन 10.4 बिलियन पे पीक करेगा, एंड इवन दिस पीक विल हैपन प्रीटी लेट बाय द ईयर 2080, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2100 तक ये स्टेबलाइज कर जाएगा उस लेवल पे, राइट? सो काफी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजीज हैं, पता नहीं सच में क्या होगा, बट ये दोनों स्टडीज आई थिंक वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कि भाई किस टाइप के सिनारियोस हो सकते हैं, एंड इकोनॉमीज नीड टू प्रिपेयर डिपेंडिंग ऑन व्हिच वन दे ट्रस्ट, व्हिच वन दे हैव ग्रेटर कन्विक्शन ऑन. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट सीआर राव, कालियमपुड़ी राधाकृष्णन राव को जो है स्टैटिस्टिक्स का प्राइज दिया गया, 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स. ये काफी प्रेस्टिजियस प्राइज है, हर 2 साल में दिया जाता है ये प्राइज, और नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इसको माना जाता है. इस पे इस साइंटिस्ट पे, इस अवार्ड पे क्वेश्चन देखेंगे. सीआर राव को जो ये अवार्ड दिया गया, ये कितने साल पुराने किए गए काम पे इनको अवार्ड दिया गया है, और
क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स की बात है, तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स। इनफैक्ट जो फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स माने जाते हैं, उन्हीं के साथ जो है प्रोफेसर सीआर राव ने भी काम किया है। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं सीआर राव जी, और ये जो है इंडिया में काम करने के बाद यूएस में जाकर के सेटल हो गए। एंड वन ऑफ हिज पेपर्स इज very widely popular, very widely used. It's called the Rao test, Rao score test. और ये Rao score test किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, that is the question. और प्रोफेसर सीआर राव जो है 19 साल की उम्र में सबसे पहले he ended up joining a particular institute, and fortuitously ज्वाइन करा उन्होंने, बट अगले 40 साल उन्होंने उसी इंस्टीट्यूट में बिताए एज अ रिसर्चर, और उसके बाद जो है उन्होंने अपना अगला स्प्रिंट जारी किया, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ये इंस्टीट्यूट कौन सा था, और इस इंस्टीट्यूट को, बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है स्टैटिस्टिक्स का इंडिया में, इस इंस्टीट्यूट को फाउंड करने वाले फाउंडिंग मेंबर जो है वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उनका नाम बताएं। तो आंसर्स देखेंगे। सीआर राव जो है 75 साल पहले किए गए रिसर्च के लिए उनको अब स्टैटिस्टिक्स का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। ये जो है ही वर्कड अंडर मिस्टर रॉबर्ट फिशर, जो एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो राव टेस्ट है, प्रोफेसर सीआर राव का डेवलप राव स्कोर टेस्ट है, ये जो है is a very novel generic approach to determine the statistical significance of any measurement, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का, इसलिए ये काफी फेमस भी है। और प्रोफेसर राव जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने 19 साल की उम्र में ज्वाइन किया, फिर 40 साल उन्होंने वहां पे काम किया, एंड आई थिंक हिज रिसर्च दैट वन हिम द नोबेल प्राइज वाज आल्सो कंडक्टेड इन दैट इंस्टीट्यूट। और बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि इन्होंने आईएसआई ज्वाइन किया, क्योंकि आईएसआई के फाउंड करने वाले जो फाउंडिंग मेंबर थे पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये भी पद्म विभूषण अवार्डी और बहुत ही सेलिब्रेटेड स्टैटिस्टिशियन है अक्रॉस द ग्लोब। और मतलब इट इज क्वाइट फिटिंग कि इन्हीं के फाउंडेड इंस्टीट्यूट में सीआर राव जो है एज अ स्टूडेंट उन्होंने ज्वाइन किया, राइट। सो दैट्स अ बिट ऑफ ट्रिविया फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। निर्मला सीतारामन, हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वॉशिंगटन विजिट पे गई हैं। देयर आर मेनी रीजंस फॉर हर टू गो देयर। शी इज मीटिंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एंड a lot of bilateral meetings are also lined up, including also multilateral meetings, including the G20 meet. तो इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि निर्मला सीतारामन जो यूएस का विजिट कर रही है, वॉशिंगटन जा रही है, उनकी काउंटर पार्ट यूएस में कौन है। और G20 मीटिंग का मैंने मेंशन किया, G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का जो मीटिंग है, उनके साथ को चेयर करने वाले जो पर्सन है वो कौन गए हैं। और एफएम फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का जो अगला मीटिंग है वो इंडिया में होगा। कौन से जगह में ये मीटिंग होने वाली है, क्योंकि हम बात यूएस की कर रहे हैं, तो इंडिया के एम्बेसडर कौन है जो यूएस में अभी अपॉइंट हुए थे, और काउंटर पार्ट जो उनके यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उनका नाम क्या है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। निर्मला सीतारामन की जो काउंटर पार्ट है यूएस में, ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन है। और G20 जो मीटिंग है उसको को चेयर करने वाले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो निर्मला सीतारामन के साथ उन्होंने ट्रैवल भी किया है। और अगली मीटिंग एफएमसीबीजी की वो होगी गांधीनगर में। इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस तरनजीत सिंह संधू है, और यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी है, जो बहुत रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। so that's those are the answers to this particular topic. आम आदमी पार्टी अगला टॉपिक है। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा फाइनली दिया गया, और इनफैक्ट साइमल्टेनियसली 3 अलग पार्टीज को जो है, तृणमूल कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को भी को जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है उनसे छीन लिया गया है, राइट। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रोसेस के बाद अब इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टी स्टेटस का को होल्ड करती हैं, और आम आदमी पार्टी को को नेशनल पार्टी स्टेटस देने के लिए कौन सा क्राइटेरिया था जो यूज किया गया उनको सेलेक्ट करने के लिए। और क्योंकि 4 स्टेट्स में उनको स्टेट पार्टी का रिकग्निशन मिला है, तो ये कौन से 4 स्टेट्स हैं। एंड फाइनली द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, क्या फायदा है नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने का, राइट।
आंसर्स देखेंगे, 6 अभी नेशनल पार्टी स्टेटस रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में। दीज आर द बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, कांग्रेस, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, द बहुजन समाज पार्टी, और अब आम आदमी पार्टी। और क्राइटेरिया जो यूज किया गया आम आदमी पार्टी के सिलेक्शन के लिए वो ये है कि आम आदमी पार्टी को 4 स्टेट्स में नेशनल पार्टी का स्टेटस उनको मिला है, और इसका कारण है कि उनको 6% से ज्यादा वोट्स मिले हैं इन ईच ऑफ दीज 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स जो है वो है दिल्ली, गुजरात, गोवा और पंजाब, राइट। दीज आर द 4 स्टेट्स वेयर आम आदमी पार्टी को स्टेट का नेशनल सॉरी स्टेट पार्टी का रिकग्निशन मिला, और उसी के कारण जो है उनको नेशनल पार्टी का फाइनली रिकग्निशन मिला है। याद रखिए, नेशनल पार्टी का रिकग्निशन मिलते ही एक एग्जेम्पशन मिलता है कि अगले इलेक्शन में अगर बाई चांस उनको किसी एक स्टेट में स्टेट पार्टी का अगर रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो भी इलेक्शन कमीशन जो है जो ये स्टेटस प्रोवाइड करती है वो उसको विड्रॉ नहीं करेगी इमीडिएटली, राइट। सो थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन मिलता है नेशनल पार्टीज को। एंड फाइनली बिगेस्ट बेनिफिट, आम आदमी पार्टी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है नेशनल पार्टी स्टेटस मिलने के कारण? वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि उनका जो सिंबल है वो कॉमन सिंबल रहेगा व्हेनेवर दे आर फाइटिंग इलेक्शंस इन एनी स्टेट, इन एनी इलेक्शन, वेदर इट्स नेशनल इलेक्शंस और जनरल बॉडी इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। और ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा भी और फायदे हैं, जैसे दूरदर्शन और प्रसार भारती में जो भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए उनको स्लॉट्स मिलेंगे, इसका भी बेनिफिट मिलेगा उनको। और दो तीन ऐसे छोटे मोटे फायदे हैं। टू गेट मोर डिटेल्स, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है, और इसका रेगुलेशन क्या बताता है। ये सब जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए, और आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो टेस्ट है उसमें इस टॉपिक के रिसर्च लिंक्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसराइल से स्पाईवेयर खरीदने का जो का आरोप लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट पे। इनफैक्ट इंडियन एक गवर्नमेंट एजेंसी है व्हिच इज द सिग्नल्स डायरेक्टर जनरल ऑफिस। इस पे आरोप लगाया गया है कि ये जो है स्पाईवेयर खरीद रहे हैं। इनफैक्ट स्पाईवेयर का आरोप, पेगासस स्पाईवेयर यूज करने का आरोप पहले भी लग चुका है, बट अब नया आरोप ये लगा है कि ये इसराइल से पेगासस बनाने वाली जो कंपनी है उसके राइवल से भी कोशिश कर रहे हैं कि ये अब नया स्पाईवेयर खरीदे और रेडार के नीचे रहे, राइट। तो आंसर क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक पे। वो कौन सी कंपनी है जो पेगासस मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर बनाने वाली कौन सी कंपनी है? और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक और स्पाईवेयर खरीदने के लिए इंडिया ने कितना पैसा, कितने करोड़ खर्च करने का एलोकेशन किया है? और ट्रेड डेटा, जो हिंदू ने जो है ट्रेड डेटा को एनालाइज करके न्यूज़पेपर आर्टिकल निकाला है, इस ट्रेड डेटा के मुताबिक इंडियन डिफेंस एजेंसी ने जो है इसराइल की कौन सी कंपनी से इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मतलब पेगासस का ऑल्टरनेटिव स्पाईवेयर खरीदने का आरोप उन पे लगाया। और जिस कंपनी का मेंशन हो रहा है उस कंपनी पे एक्चुअली यूएस में क्लास एक्शन सूट किया गया है, वो फेस कर रही है। तो ये क्लास एक्शन सूट उन पे किसने किया है? एंड फाइनली उसी फर्म पे क्वेश्चन है कि दैट फर्म इज आल्सो इट नोटोरियस है, क्योंकि उन पे एक थ्रेट रिपोर्ट एक प्लेटफॉर्म ने फाइल किया है, एंड इंक्लूडेड दैट फर्म इन इट्स लिस्ट ऑफ सर्वेलेंस फॉर हायर इंडस्ट्री, राइट। तो इसके आंसर्स देखेंगे अब। एनएसओ ग्रुप है जो पेगासस सॉफ्टवेयर को बनाती है, और एनएसओ जैसे सॉफ्टवेयर, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए अपेरेंटली इंडियन डिफेंस एजेंसी ने जो है 966 करोड़ या 120 मिलियन डॉलर्स का बिड तैयार किया है, का एलोकेशन किया है। और ट्रेड डेटा के मुताबिक इंडिया जो है कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड से जो है स्पाईवेयर खरीदने के प्लान्स में है। इनफैक्ट पास्ट 3 साल में काफी सारा इक्विपमेंट इस कंप्यूटर सिस्टम्स कंपनी से इंडिया, इनफैक्ट द सिग्नल्स एजेंसी हैज ऑलरेडी इंपोर्टेड। तो ये डेटा हिंदू एक्सेस कर चुका है, बट ये जो कंपनी है कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इस कंपनी को पे जो है यूएस में क्लास एक्शन सूट किया है उनके इन्वेस्टर्स ने। और ये कंपनी जो है थ्रेट स्टेट रिपोर्ट उन पे फाइल किया है मेटा प्लेटफॉर्म ने, एंड इंक्लूडिंग इट इन लिस्ट ऑफ सर्वेलेंस फॉर हायर इंडस्ट्री, राइट।
तो सो दैट्स दैट्स पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. डेटा प्रोटेक्शन बिल पे अपडेट है. यूनियन गवर्नमेंट ने जो है केस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले एक केस पे ये बात बताई है कि भाई डेटा प्रोटेक्शन बिल जो ड्राफ्ट बिल है वो मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा. डेटा प्रोटेक्शन पे ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट बिल है. और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जो है, आर वेंकट रमन ने जो है ये बात यूनियन गवर्नमेंट को के सामने पेश करी है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेश करी है. तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो केस था जिसमें अटॉर्नी जनरल ने जो है ये बात सामने रखी है, ये केस पर्टेन्स टू अ स्पेशल लीव पिटिशन. और ये लीव पिटिशन जो है दो बेंच जज ऑफ विच हाई कोर्ट रिजेक्टेड दिस पिटिशन. पिटिशन जो है व्हाट्सएप के अगेंस्ट फाइल किया गया था कि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करी 2016 में, और इस प्राइवेसी चेंज को नकारते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया. और इनफैक्ट आंसर दे दिया है मैंने आपको, नो प्रॉब्लम. और उसके रिजेक्शन के बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया गया है. अक्टूबर 2021 के ऑर्डर के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप यूजर्स का जो टर्म्स ऑफ सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको उसके अपडेट वाले केस में एक और पार्टी को क्लब कर दिया, राइट, इन सुओमोटो केस. इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एक और पार्टी को इंक्लूड किया है. तो ये कौन सी पार्टी है? और उसी पार्टी ने फिर जो है अभी केस फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंजिंग दिस इंक्लूजन. और दिल्ली हाई कोर्ट का रेस्पॉन्स उस केस में क्या रहा? स्पेशल लीव पिटिशन जो फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो पहले जब फाइल हुआ था तो उसको रेफर किया गया टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो ये रेफरल जो है कब हुआ? और फाइनली फरवरी 2021 में जो है एक एप्लीकेशन फाइल किया गया चैलेंजिंग व्हाट्सएप्स न्यू पॉलिसी एंड ऑल्सो अलेजिंग कि व्हाट्सएप की पॉलिसी जो है इंडिया और अदर नेशंस की पॉलिसी से डिफरेंट है. तो कस्टमाइज्ड पॉलिसी इंडिया के लिए स्पेसिफिक बनाया है, ये आरोप उन पे किया गया एज कंपेयर टू विच अदर कंट्री, राइट. एंड फाइनली जो बात कर रहे हैं हम प्राइवेसी पॉलिसी की, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी सरकार जो है टेबल करेगी मॉनसून में, उसका पहला ड्राफ्ट जो है एक कमिटी ने बनाया था. इनफैक्ट आरोप यह है कि उस कमिटी में उस ड्राफ्ट को, उस कमिटी के जो रिकमेंडेशंस थे, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया था, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया गया है और उसमें काफी चेंजेस करके गवर्नमेंट हैज नाउ प्रेजेंटेड अ न्यू वर्जन ऑफ द बिल, राइट. तो ये कमिटी कौन सी थी? आंसर्स देखेंगे इसके. तो पहला जो पिटिशन फाइल किया था वो दिल्ली हाई कोर्ट के टू बेंच जज के सामने किया था, जो जिन्होंने रिजेक्ट किया, और उसके बाद ही स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की गई इन द सुप्रीम कोर्ट. और 2021 के ऑर्डर के मुताबिक जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सिस्टम्स लिमिटेड, ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे जो है एक सुओमोटो नोटिस दिया और उनको बोला कि भाई आपको क्लब किया जा रहा है आपके केस को टू द केस फॉर व्हाट्सएप, राइट. और इसी इंक्लूजन को चैलेंज करते हुए उस कंपनी ने जो है एक केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में. दिल्ली हाई कोर्ट ने वो प्ली जो है डिस्मिस कर दिया. 2017 में जो है स्पेशल लीव पिटिशन जो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया. और फाइनली 2021 में उसी पिटिशन पे जो है एक एडिशनल पिटिशन फाइल किया गया व्हिच सेड दैट इंडिया के यूजर्स और यूरोपियन यूजर्स में जो है प्राइवेसी पॉलिसी बहुत अलग है. व्हाट्सएप ऑब्वियसली कहता है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी भाई क्योंकि यूरोप की पॉलिसी बहुत स्ट्रिंजेंट है, और हम बस वो कर रहे हैं कि यूरोप की पॉलिसी को हम कंप्लाई कर रहे हैं. बाकी कंट्रीज के साथ इंडिया का पॉलिसी और बाकी कंट्रीज का पॉलिसी बिल्कुल सेम है. दैट्स व्हाट व्हाट्सएप इज कंटेंडिंग. एंड फाइनली डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो टेबल किया गया है, उसका पहला ड्राफ्ट जो है श्री कृष्णा कमिटी ने दिया है. और श्री कृष्णा कमिटी वाज हेडेड बाय द जस्टिस मतलब चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी वाज ऑब्वियसली श्री पीएन श्री कृष्णा, जस्टिस पीएन श्री कृष्णा. Okay, so that was on the data protection bill. Online dispute resolution ODR पे जो है काफी अपडेट्स हो रही हैं इंडिया में. तो आर्टिकल एक्सप्लोर करता है कि आर वी डूइंग इनफ इन दैट डायरेक्शन, एंड ऑब्वियसली दिस गोज हैंड इन हैंड विद
अगर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अच्छा करते हैं तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स भी इंप्रूव होंगे, और ये जरूर इंप्रूव हुए हैं, बट आर वी डूइंग इनफ? तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। इंडिया ने जो है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन पर पहली बार लेजिस्लेशन कब पास किया, कौन सा लेजिस्लेशन था वो? 2021 में नीति आयोग ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ जस्टिस विच जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू डेवलप एन एक्शन प्लान ऑन ODR, राइट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और लॉ एंड जस्टिस के यूनियन मिनिस्टर कौन है? और इंडिया का जो आर्बिट्रेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, बट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है किस किस देश का, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली अक्रॉस द ग्लोब। इट्स कंसिडर्ड एज द नंबर वन आर्बिट्रेशन कोर्ट, एंड इट्स आल्सो वन दैट डोमेस्टिक कंपनीज आल्सो प्रेफर फॉर आर्बिट्रेशन। तो ये कौन से देश का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है? एंड फाइनली, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है यूनियन बजट 2023 में फॉर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, राइट, which is also something similar which should be done for the ODR system to be developed in India। यही मांग जो है इस आर्टिकल के राइटर्स ने की है, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 was the first legislation on arbitration in India, और जस्टिस AK सिकरी थे जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी 2020 में, नीति आयोग की अपॉइंट की गई, जो ODR पे उनके रिकमेंडेशन से एक एक्शन प्लान था। और करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस इज किरेन रिजिजू, और सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इज द नंबर वन आर्बिट्रेशन सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दिस इज आल्सो द वन जहां पे इंडियन कंपनीज भी, डोमेस्टिक कंपनीज भी जाकर के आपका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल करती है। और फाइनली 7,000 करोड़ इज द एलोकेशन फॉर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट व्हिच वाज डन इन बजट 2023। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मिल्क कोऑपरेटिव्स पे काफी बवाल हो रहा है। कर्नाटका के इलेक्शंस इसको काफी अच्छे से हाईलाइट भी कर रहे हैं, एंड दिस इन्वॉल्व्स द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। तो भारतीय जनता पार्टी के मूव्स थोड़े से सरप्राइजिंग भी रहे हैं, और आई थिंक उनको कॉस्ट भी किया है इन मूव में, बिकॉज मिल्क कोऑपरेटिव्स स्पेशली इन कर्नाटका दे डू एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ वर्कर्स, और उनके कुछ मांगों को जो है नजरअंदाज किया है बीजेपी के मेंबर्स ने। सो दैट इज अपेरेंटली गोइंग टू हैव अ बिग बैकलैश इन द इलेक्शंस। चलिए इस टॉपिक पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन फेडरेशन का कौन सा ब्रांड है, किस ब्रांड के वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखने ओवरसी करने वाली मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर कौन है? और इस यूनियन मिनिस्टर ने जो है एक कमेंट किया था कि हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एजेंसी बनाएंगे बाय मर्जिंग 5 other cooperatives with one big one, and which was the big one that was supposed to be merged with 5 other cooperatives। in fact इसी कमेंट के बाद जो है काफी हल्ला मचा था कि शायद KMF को भी जो है इस कोऑपरेटिव के साथ मर्ज किया जाएगा, और ये काफी इस बात को काफी के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुए हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑर्डर जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी FSSAI के द्वारा की कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन और आविन जो तमिलनाडु की मिल्क कोऑपरेटिव है, उनको एक ऑर्डर दिया गया कि भाई वो कर्ड के पैकेजिंग पे नेम चेंज करेंगे। तो वो कौन सा नाम देने का ऑर्डर दिया गया था? फाइनली ये ऑर्डर वापस भी लेना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली काफी प्रोटेस्ट हुए दोनों सदर्न मिल्क कोऑपरेटिव्स के स्टेट्स में। और फाइनल क्वेश्चन जो है, जान 2023 में यूनियन कैबिनेट ने एक मल्टीनेशनल लेवल मल्टी स्टेट एजेंसी बनाने का प्लान सामने रखा। तो ये एजेंसी किस पर्पस के लिए थी, राइट? सो आंसर देखेंगे। कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन का जो ब्रांड है वो है नंदिनी। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स इज मिस्टर अमित शाह, और मिस्टर अमित शाह ने जो है बोला था कि 5 स्टेट कोऑपरेटिव्स को अमूल के साथ जोड़ करके एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एजेंसी को बनाएंगे, और इसी ने जो है काफी प्रोटेस्ट्स और काफी एडवर्स कमेंट्स कॉज किए।
across the country, especially in the southern states. और FSSAI ने जो है नंदिनी मिल्क, कर्नाटका मिल्क फाउंडेशन फेडरेशन और आविन को कर्ड के पैकेट्स पे दही का लेबल डालने को बोला। रीजनल लैंग्वेजेस में ये पहले लेबल होते थे, बट इन पे दही लिखने का ऑर्डर दिया था, जो ऑब्वियसली उनको वापस लेना पड़ा। और फाइनली एक नेशनल लेवल मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बनाने का प्लान था, विच बेसिकली मींस कि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो है सोर्स अलग अलग कोऑपरेटिव से करके एक्सपोर्ट के पर्पस से एक कोऑपरेटिव बनेगा, तो ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा, राइट। दिस वाज proposed to be set up under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दलित कन्वर्ट्स के लिए जो कोटा है उस पे एक चर्चा चल रहा है। 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन के जो फाइंडिंग्स थे उनको यूनियन गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल ही बोल दिया कि बंद कमरे में बिना कुछ जांच पड़ताल किए, बिना कुछ रिसर्च किए इसके फाइंडिंग्स लग रहे हैं, ऐसे बनाए गए और ये कोर्ट के सामने रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 19 साल पुराना केस अभी वापस देखा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये ऐसा तो नहीं लग रहा है, आप जरा जांचिए, इस रिपोर्ट में भी कुछ काम की चीजें हैं। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि ये पूरा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिस इज अ चैलेंज टू द 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसके अंडर जो है दलित कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए ये ऑर्डर लाया गया 1950 में। बट इस ऑर्डर का नाम क्या है? और इस ऑर्डर में जो है कौन से, इनिशियली तो ऑब्वियसली ओनली हिंदू दलित्स को इंक्लूड किया गया था, बट इवेंचुअली उन्होंने 2 साल 1956 और 1990 में 2 अलग अलग रिलीजन्स को भी इंक्लूड किया, राइट, एज रिकॉग्नाइज किया फॉर दलित कोटा, राइट। तो ये कौन से हैं? इनफैक्ट अभी जो बवाल मच रहा है वो इसी बात पे है कि ये डज द दलित कोटा अप्लाई टू दोज Dalit persons who convert to other religions, especially Christianity and Islam, because इन दोनों को दलित का स्टेटस अभी नहीं मिलता है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं मिलता है। In which landmark case did the Supreme Court actually recognize कि कास्ट सिस्टम जो है हिंदू सोसाइटी में जितना है उतना ही कन्वर्ट होने के बाद वाले रिलीजन्स में भी होता है? इसका रिकग्निशन किस लैंडमार्क केस में पहली बार हुआ था? इनफैक्ट उसके बाद 2-3 इंस्टेंसेस और हैं, इंक्लूडिंग द मंडल कमीशन, जहां पे ये बात रिकॉग्नाइज हो चुकी है। और ये जो सीरीज ऑफ पिटिशंस हैं अबाउट about the Dalit status being given to persons converted to Islam and Christianity, इसके 3 बेंच जज का इस 3 बेंच जज के जो हेड है वो कौन है? एंड फाइनली अक्टूबर 2022 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसी बात के लिए एक और कमिटी बिठाई है, कमीशन अपॉइंट किया है, which will then study again this point whether they should be given reservation under the Dalit category or not. तो इस कमीशन को हेड करने वाले एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, राइट? तो इसके आंसर्स देखेंगे। The constitutional order of constitution schedule casts order of 1950 is the one that is being disputed, और इस ऑर्डर में 1950 के ऑर्डर में पहले कहा हिंदू थे, 1956 में सिक्स को इंक्लूड किया गया और फाइनली 1990 में इसी ऑर्डर में इसी शेड्यूल कास्ट दलित रिजर्वेशन के लिए बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया। 1992 के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहली बार ये रिकग्निशन किया कि भाई हिंदुइज्म में और कन्वर्ट्स में भी उतना ही डिस्क्रिमिनेशन, उतना ही इविल्स है। और जस्टिस एस.के. कॉल है जो थ्री जजेस का जो पैनल है उसको हेड करते हैं, which is currently listening to or hearing the petitions about quota for Dalit converts into Islam and Christianity। और इसी बात को स्टडी करने के लिए जो कमीशन बिठाई गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में, उस कमीशन को हेड करने वाले हैं के.जी. बालचंद्रन, जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को काफी स्टर्न तरीके से बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई आप कैश नहीं प्रोवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स, बिकॉज दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट रियली फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ व्हाट द लॉ इज।
तो इस बात पे जो है चर्चा अगर बात करेंगे तो व्हाई इज द court giving an order for giving uniforms? Well, it is all about reservation, right? It's all about the right to education, right? तो right to education act जो है पहली बार इंडिया में कब पास किया गया, उसके अमेंडमेंट्स भी हुए हैं सब्सिक्वेंटली, बट उस एक्ट के मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली कितना परसेंटेज ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ, स्पेशली फ्रॉम क्लास 1, will be allocated to weaker sections, disadvantaged groups, SC/ST classes वगैरह, कितना परसेंटेज है जो दिया जाएगा अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2000? एक्चुअली दैट्स द क्वेश्चन, तो ईयर नहीं बताऊंगा मैं आपको अभी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले भी एक बार जजमेंट दी थी, इसी बात पे दी थी भाई, कि आप यूनिफॉर्म्स और स्टडी मटेरियल्स जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये ऑर्डर उन्होंने पहले भी दिया था, तो ये कौन से साल में था? और अभी जो करंट केस चल रहा है उसमें वन ऑफ द कंसिडरेशंस इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, बट देयर इज आल्सो अनदर एक्ट व्हिच इज being taken into consideration, which is that act. और फाइनली द राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, जो है वो मैंडेट करता है किसी भी बच्चे को डिटेंशन या मतलब फेल या एक्सपेल नहीं किया जाएगा टिल अ पर्टिकुलर ग्रेड। ये कौन से ग्रेड तक ये एक्ट लागू होता है, राइट? काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली मेनी बिलीव कि इसके इस रूलिंग के वजह से जो है जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको भी प्रमोट किया जाता है, which only ruins the environment in a classroom, but that's for a debate, not for GK. Anyway, इसके आंसर्स देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में पास किया गया था, और इसके अंदर 25% ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ इन प्राइवेट स्कूल्स क्लास 1 में एलोकेट होंगे टू वीकर सेक्शंस एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। और 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पे पहले भी एक वर्डिक्ट दिया था। सो इट सीम्स लाइक हिस्ट्री इज इंडीड रिपीटिंग इटसेल्फ। 2023 का जो केस चल रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, दिस आल्सो पर्टेन्स टू द दिल्ली राइट टू एजुकेशन एक्ट, Delhi right of children to free and compulsory education rules of 2011, because these specify specific to Delhi how the RTE Act will be implemented, right? So ये important point है। और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर जो है ग्रेड 8 तक किसी भी स्टूडेंट को ना फेल किया जाएगा ना एक्सपेल किया जाएगा। दैट इज द रूलिंग। नेक्स्ट टॉपिक, डब्बा ट्रेडिंग पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो एक डायरेक्टिव दिया है, इश्यू किया है नोटिस। इनफैक्ट दो ऐसे एंटिटीज को जो है बैन भी किया है, which actually had trading courses, but they were subsequently banned because they were involved with डब्बा ट्रेडिंग। तो डब्बा ट्रेडिंग पे क्वेश्चंस है कि भाई डब्बा ट्रेडिंग को किसी और नाम से जाना जाता है। डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली एक पैरेलल स्टॉक इंडेक्स चलाते हैं इनफॉर्मल तरीके से, जहां पे आप बेट्स एक्सेप्ट करते हो कि भाई स्टॉक प्राइस इस लेवल पे क्लोज करेगा, अगर उससे ज्यादा पे क्लोज करता है तो आपको नुकसान होगा, और उससे कम पे क्लोज होता है तो आपको उससे कम पे क्लोज होता है तो आपको नुकसान होगा, उससे ज्यादा अगर क्लोज होता है तो दैट इज योर profit as a trader, right? So this informal kind of a trading system is banned, and this is banned because इसके इस टाइप के informal system में जो है taxes avoid होते हैं। तो ये besides transaction charges and income tax, इस पे specifically दो tax type के tax जो है avoid होते हैं। ये कौन से दो taxes हैं? डब्बा ट्रेडिंग को जो है as an offense माना जाता है under which as a piece of legislation, और इस पे जो ऑफेंस है वो या तो 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या एक फाइन दिया जाएगा। तो ये फाइन का क्वांटम क्या है, अपर लिमिट क्या है फाइन की? और फाइनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कब ऑपरेशंस उन्होंने कब कमेंस किए थे, राइट? तो आंसर है डब्बा ट्रेडिंग को बॉक्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, और डब्बा ट्रेडिंग में इंडल्ज करते वक्त आपको कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, which is why a lot of these informal kind of trading happens. The dabba trading has been banned under the Securities Contract Regulation Act of 1956, और इसी एक्ट में जो है इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, और इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए there is a punishment of up to 10 years in jail and up to a fine of up to 25 crores.
And finally, it was way back in 1991 when the National Stock Exchange was first set up, और फिर finally in 1994 it commenced operations as a stock index, as a stock exchange. Next topic पे आते हैं. मैसूर के मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में है ये आर्टिकल which talks about this company is the only one in India that manufactures indelible ink, जो इलेक्शन के टाइम पे यूज किया जाता है टू मार्क वोटर्स हु हैव कास्ट देयर वोट. इंडेलिबल इंक जो मिटता नहीं है, इसको मैन्युफैक्चर करने वाली एक ही कंपनी है, इकलौती कंपनी यही है पूरे देश के लिए, सारे इलेक्शंस के लिए यही इंक प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है. दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर एंड हु established this company? When was this company then converted into a private limited company, public limited company? और इस कंपनी ने जो है जो इंडेलिबल इंक बनाया, मैन्युफैक्चर किया, उसको जनरल इलेक्शंस में सबसे पहले कब यूज किया गया, और इनिशियली जब ये बनी थी तो ये किस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए बनी थी, राइट. दोस आर योर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. आंसर्स देखेंगे. 1997 में, सॉरी 1937 में ये पहली बार एस्टैब्लिश हुई बाय द महाराजा ऑफ मैसूर, नलवाड़ी कृष्णराजा वोडेयार, और इन्होंने जो ये फैक्ट्री बनाई थी, ये बनाई थी टू मैन्युफैक्चर सीलिंग वैक्सेस उस टाइम पे. फिर 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, तब इस कंपनी को जो है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट किया गया, और फाइनली बाय 1962 इसको मॉडिफाई, इसके ऑपरेशंस मॉडिफाई करके दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सीलिंग वैक्स व्हिच वाज यूज्ड इन पेंट्स एंड वार्निशेस, they started to manufacture indelible ink, जो 1962 के जनरल इलेक्शन में यूज किया गया. याद रखिए वो इंडिया का तीसरा जनरल इलेक्शन था, उसमें पहली बार यूज किया गया, और उसके बाद जो है ये कंपनी जो है एवरी सिंगल इलेक्शन आफ्टर दैट इंक प्रोवाइड करती है फॉर इलेक्शंस. इनफैक्ट इंडिया की नहीं, वो एक्सपोर्ट भी करती है इंक को टू ऑलमोस्ट 30 नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. So it's a little known company, but it is tremendous kind of operations. चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, वॉच ऑन लॉयर्स. एक ई प्रोसिक्यूटर पोर्टल जो है एक बनाया गया है, और इस ई प्रोसिक्यूटर पोर्टल में एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट लॉयर है जो क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है, उसको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर वो 2 कंसेक्यूटिव ट्रायल डेट्स पे अपीयर नहीं होते हैं, तो टू इंश्योर ऑब्वियसली कि पेंडिंग केसेस जो है जल्दी से निपट जाए, राइट. तो ये मॉड्यूल लॉन्च किया गया. इस पे क्वेश्चंस देखते हैं. ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, जिसका ये मॉड्यूल अभी लॉन्च हुआ है, ये इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम, विच जुडिशियल सिस्टम, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके पिलर्स क्या माने जाते हैं क्रिमिनल जस्टिस पिलर के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के. और ये जो अबव मेंशन्ड मॉड्यूल है, ई प्रोसिक्यूशन मॉड्यूल, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जा चुका है ऑलरेडी इन हाउ मेनी प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. और इस ई प्रोसिक्यूशन मॉड्यूल को इंटीग्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी एजेंसी इंडिया की लेती है. और फाइनली अगर कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो क्राइम स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज्यादा लीगल केसेस डिस्पोज करने वाले कौन सा स्टेट है, ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के थ्रू डिस्पोज करने वाले नंबर 1 स्टेट का नाम बताइए. एंड फाइनली इंडिया का जो नेशनल एवरेज है फॉर द कन्विक्शन रेट इन केसेस अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स वाले जो केसेस हैं, उन पे नेशनल एवरेज ऑफ द कन्विक्शन रेट इज व्हाट नंबर, राइट. तो इसके कुछ आंसर्स देखेंगे. नंबर 1, the ICJS और इंटरऑपरेबिलिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये पार्ट है द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल. और इस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स जो माने जाते हैं, कोर्ट्स, पुलिस, जेल्स एंड फोरेंसिक साइंस लैब्स. जो ये ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, इसका मॉड्यूल जो है करंटली 751 प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है. आई थिंक 153 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं जहां पे ये अभी पेंडिंग इंप्लीमेंटेशन है. इसको इंटीग्रेट, ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाली जो एजेंसी है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. और स्टैटिस्टिक्स, क्राइम स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक
ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के थ्रू सबसे ज्यादा केसेस को डिस्पोज करने वाली स्टेट है उत्तर प्रदेश। और अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट्स को कंपेयर करें तो नेशनल एवरेज इज अबाउट 26.5% एंड कन्विक्शन रेट इन उत्तर प्रदेश इज एज हाई एज 59.1%. So it's way above the national average, well, for better or for worse, right? So that wraps up इस हफ्ते के जो जीके है। I hope आपके लिए यूजफुल लग रहा है। Do like this video, do comment on it, share it with your circles, share it through your channel and get this. If you haven't subscribed, जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के लिए। और जाते जाते एक आखिरी बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि मेंटर्स कैपिटल ने जो है अपना एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है। मैं मेरे दावा पे मत जाइए, आप पहला टेस्ट जो है हम लोग फ्री में आपको ऑफर कर रहे हैं। प्लीज डू टेक द टेस्ट, क्योंकि हमने ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है बहुत कड़ी मेहनत करके रिसर्च करके बनाई है। ये क्लैट के पास्ट ईयर पैटर्न और जो सैंपल पेपर्स रिलीज करे हैं बाय द कन्फेडरेशन ऑफ कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, उन सब सैंपल पेपर्स के पैटर्न के बेसिस पे हमने टेस्ट बनाए हैं। रिसर्च करा भी है और थोड़े वेरिएशंस भी डाले हैं, क्योंकि पैटर्न हर साल थोड़ा बहुत ट्वीक होता रहता है, राइट? सो काफी सारे सिनेरियोस हमने आपके लिए बिल्ड किए हैं और हाई क्वालिटी टेस्ट्स अलोंग विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इसी टाइप के डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको हर क्वेश्चन के मिल जाएंगे हमारे मॉक्स पे। और फाइनली हमारे पोर्टल पे इसकी बढ़िया सी आपकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस भी हो जाएगी। सो बहुत फायदे हैं टेस्ट सीरीज के। पहला टेस्ट, पहला मॉक फ्री में एक्सेस करने के लिए वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको हमारा पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। उस पे पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा आपको और काफी सारा फ्री प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है, इंक्लूडिंग जीके का जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ। जीके के टेस्ट जो है रिवीजन के लिए वहां पे इन द टेस्ट फॉर्म दिए गए हैं, तो आप उसको भी एक्सेस कर पाएंगे और रिसर्च लिंक्स भी आप एक्सेस कर पाएंगे, राइट? So काफी फायदे हैं। Don't waste any more time. Access your free mock today. And this is me signing off. Thank you guys. Have a great day.